ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान में स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। घर घर होए प्रसार। वीतराग विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण अपना चल रहा है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है अपनी। करेंगे तो अपन मई 17 मई से शुरू होने वाला है। अभी तो रजिस्ट्रेशन की लिंक भी निकल गई है। चलिए, तो अपने क्या चल रहे थे? सोपान। टोटल कितने सोपान देखे? 11। टोटल है कितने? 11 है और 6 और अपने 6 कंप्लीट हो गए। एक एक करके बताएंगे। पहले सोपान का नाम, चलिए फटाफट, इसमें अपन ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे ना। पहले सोपान का नाम जो भी मैं कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ? सोपान। कौन सा सोपान? दादी, पहले कौन सा सोपान? पहले सोपान का नाम से थी। मंजुला जी, पहले सोपान का नाम? बोर्ड कार्य। शिक्षक क्लास में आएंगे तो सबसे पहले बोर्ड कार्य करेंगे ना? ठीक है। बोर्ड कार्य में क्या क्या करते हैं? ना, ये बोर्ड कार्य हो गया। ठीक है, फिर दूसरे सोपान का नाम निशा भाभी? पूर्व पाठ मूल्यांकन। ये क्या होता है? जो विषय पहले पढ़ाया है उसका ध्यान रखते हुए आगे पढ़ाना। क्या करते हो इसमें? पूर्व पाठ मूल्यांकन में क्या करते हो? मतलब जो पढ़ा चुके हैं उससे संबंधित 3 उसमें वो है, पारिभाषिक, भावभाषण और जीवोपयोगी। ठीक। अगर बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर वापस से उनको फिर से पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है। तीसरे सोपान का नाम? उद्देश्य कथन। ये क्या होता है? इसमें पाठ का उद्देश्य बताया जाता है, जो सरल, संक्षिप्त और रोचक होना चाहिए। और ठीक है, ये पाठ अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंट है, ये बताना। ठीक है। चौथे, मंजुला चौथे आदर्श वाचन। क्या होता है ये आदर्श वाचन? आदर्श वाचन आपका अभी जितने थोड़ा छूट गया है ना, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बंदमा आंटी, आदर्श वाचन क्या होता है? किताब में मत देखो, अपने माइंड में सेट कर ले वो चीज़। टीचर क्लास में आया, उसने बोर्ड कार्य किया, फिर क्या किया? पहले का पूछा, फिर क्या किया? नया पढ़ाएंगे तो उसकी भूमिका बनाएंगे, तो ये उद्देश्य कथन हो गया। ऐसे ये एक इसको धारा प्रभावी सीक्वेंस बना लेते हैं। उद्देश्य कथन मतलब ये उद्देश्य कथन हो गया। उद्देश्य कथन आदर्श वाचन में ये कि जो अपने आइडियल है उनके मार्ग पर चले। ये तो आदर्श का मीनिंग बताया था मैंने। आदर्श अभी टीचर अपना आदर्श है, तो टीचर ने जैसा टीचर वाचन कर रही है उसको आदर्श वाचन कहते हैं।
टीचर जो रीडिंग कर रही है ना, पार्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं उसको जो रीडिंग अच्छा, कर रही है, मतलब वो उसमें ये आएगा उसके वो बताने ना हाँ, निर्देश निर्देश क्या क्या पाठ करते का हैं। नाम कमी देखा बाबू, कमी करो ना, पंखे का आवाज़ किताब का नाम, पेज नंबर और पाठ का नाम, तीनों उसमें बताएगा। उसके बाद उसको आगे पढ़ना। क्या क्या निर्देश देंगे आदर्श वाचन के। मुख्य बिंदु के लिए पूछना है किसी ने निकाले हैं क्या, और निकाले हो तो फिर वो बताना है। ठीक है, और फिर आदर्श वाचन 3 प्रकार का होता है, संवाद शैली, पद्य शैली और गद्य शैली। ठीक है, तो जैसे संवाद शैली रहेगी तो कौन से पात्र है क्या है इसकी पहले टीचर भिन्नता बना देंगे, और फिर इस तरह से पढ़ेंगे कि बच्चे वो बिना पात्रों के नाम लिए ही समझ जाएंगे। फिर पद्य शैली में फुल स्टॉप, कॉमा, ये जो है क्वेश्चन मार्क, तो उसको उस टोन में बोलना। मुझे यही आदर्श पंखे के कारण डिस्टर्ब हो रहा है, पता रखना तो 1 नंबर पे रखो, नहीं तो फिर और कुछ निर्देश। मंजुला जी, कुछ निर्देश बचे, क्या आप इनसे सहमत हैं। एक ही पद्य शैली बच्चे जहाँ यहाँ पर आए ना, अब पूरा यहीं के लिए समर्पित, अब वो काम अब आप आगे पीछे कर लीजिए, उससे क्लास भी डिस्टर्ब होती है, प्लस जो आपका सुन के रिवीजन होने वाला था वो भी रह जाता है। अब क्या बोला इन्होंने, अपन ने सुना ही नहीं है। रेखा जी, दरवाजा भी लगा दीजिए ना वो। हाँ, क्या क्या निर्देश, कोई निर्देश छूटे। निशा जी, आपने सुना। एक रह गया था बस, तो अगर कोई छात्र करके नहीं लाया है तो उसको फिर से, जब तक वो रिवीजन चल रहा है तब तक उसको वापस से बताना कि आप मुख्य बिंदु मुख्य निकाल। बिंदु बस, और बाकी तो उन्होंने बोल दिया सारा। ठीक है, हाँ, उसमें एक और नहीं तो आगे भी अनुकरण वाचन, इतना ही। आदर्श वाचन, ठीक है। और इवन टीचर खुद भी जब रीड करना है ना, तब भी पूछना है कि कौन सी लाइन चल रही है, चलो बताओ, ध्यान से सुनिए। ये भी इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, ये हो गए आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन, पीछे पीछे से। अनुकरण वाचन, अनुकरण अनुकरण यानी फिर से उसको पढ़ना। तो उसकी रीडिंग के लिए 2 बच्चों को उनकी पात्रता के अनुसार, पात्र के अनुसार उनको खड़ा करके उनको निर्देशन वो देंगे कि आप अपने मतलब पूर्ण विराम, अर्ध विराम इनको देखते हुए आप मेरी तरह ही पढ़ना है जैसे मैंने वाचन किया है उसी तरह से। और दूसरे बच्चों को ये बोलना है कि देखो ये पढ़ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये मैं भी पूछ सकती हूँ कहाँ पढ़ रहे हैं और इन्होंने क्या गलती है। ठीक है, और कुछ निर्देश रह गए। इन्होंने तो वैसे तो आदर्श वाचन के पॉइंट बोले हैं। कोई अनुकरण नहीं भैया, अनुकरण वाचन में तो अनुकरण वाचन में जैसे कि जो पात्र लिए वो कैसे होने वो चाहिए, मैंने बोल दी ना, योग्य पात्र। योग्य पात्र और पूर्ण विराम, और ये तो उसमें ही आया था संवाद। अनुकरण में यही पॉइंट है। ठीक है, अनुकरण में यही है कि जैसे अभी मैंने रीड किया है वैसे ही आपको, यानी पात्रों को पहले बुला लिया है ना, फिर इनको पात्र को उनका रोल दे दिया, फिर ये जैसे रीड कर रहे हैं आपको सबको किताबों में देखना है क्या ये कोई गलती कर रहे हैं, अब है ना, अभी भी अब तो हो गया चांस है तो भी दे दो कि अभी भी किसी ने मुख्य बिंदु नहीं निकाले हैं, जैसे कोई ढीठ बच्चा ही होगा जो मैम ने रीड कर ली तब भी नहीं निकाल रहा है, तो बच्चे के निकालने पे क्या नहीं, पढ़ने पे क्या निकालेगा, तो उसको जब मैम पढ़ रही थी तभी उसको लास्ट चांस था पॉइंट्स निकालने के। ठीक है, तो अब विद्यार्थियों ने ठीक है रीड कर लिया, फिर उसके बाद के क्या है निर्देश, और कुछ बचे क्या, यहाँ के दोनों स्टूडेंट ने रीड कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में भगवान जी 2 दिन से देखा थी नहीं तो नहीं थी तो, लेकिन अपन यहीं पे तो तैयार कर रहे हैं ना, ऐसा खूब कठिन भी नहीं है। रेखा जी बताओगे, यहाँ के विद्यार्थियों ने अनुकरण वाचन कर लिया, उसके बाद के कोई है क्या, वहाँ नहीं मिलेगा, वो अपन को दिमाग में जो सेट किया वही मिलेगा। उसके बाद आएगा व्याख्या।
ना ना ना, अभी बाकी है इंस्ट्रक्शंस। अभी इन्होंने सिर्फ रीड ही किया है। रीड किया तो ये पॉइंट बोल दिए ना कि सबसे सबसे हाँ, बोलेंगे इससे बताओ कि ना ध्यान यार। से सुन। सबको इंस्ट्रक्शन ये रहेगा कि ये जो बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है। रीडिंग कर ली है इन्होंने, अब इसके बाद की क्या क्या इसके ये बाद scenario ये है? था कि उन्होंने कोई गलती की है। हाँ वही कि ये तो पहले ये रहेगा बच्चे पढ़ेंगे तब कि आपको ध्यान से सुनना है, बुक में देखना है। मैं बीच में किसी को भी पूछ सकती हूँ कि कहाँ चल रहा है। और एक इंस्ट्रक्शन ये भी रहेगा कि आपको ध्यान से सुनना भी है, क्योंकि ये बोलने में कुछ गलती करते हैं क्या, ये पूछना है। और फिर सहमति तो आगे है। ये है, इन्होंने रीडिंग कर ली। अब ये सिंपल है कि अब आपको इनसे पूछना है क्या इन्होंने गलती कोई की, इन्होंने कैसा पढ़ा। अगर अच्छा पढ़ा है तो अप्रिशिएट करके उनको बैठा देंगे, अगर कोई गलती हो तो हम उसको सुधार करके बता देंगे। ठीक है, अब वो बैठ गए। अब इसके बाद कौन से नंबर का सोपान है? व्याख्या। नंबर कौन सा सोपान था? छठवें नंबर का सोपान। ठीक है, व्याख्या में इसमें कितने पॉइंट्स अपन ने इंक्लूड किए थे? क ख ग, 3 है ना? 3 है क उसमें पहले ख का ग। क में क्या देखा था अपन ने? मूल्यांकन। क्या देखा था? हाँ, मूल्यांकन में क्या देखे थे अपन ने? कितने पॉइंट्स निकालने हैं? ये मूल्यांकन में पहले 5 पॉइंट है ना। क क्या था? मूल्यांकन। ख क्या था? संवाद। संवाद। और ग स्पष्टीकरण। है ना, वो अपन देखेंगे। चलो, क में कितने पॉइंट्स थे मूल्यांकन में? 5। कौन कौन सा था? पहला कितने पॉइंट्स निकाले हैं? दूसरा पॉइंट कौन कौन से निकाले? मंजूर आएगा? दादी आप बताओगे? तीसरा मूल्यांकन के 5 पॉइंट है ना, तो कौन कौन कितने निकाले, कौन कौन से निकाले? तीसरा कौन सा था? वरीयता। हाँ, सही वरीयता से क्रम। लगाए। ठीक है, देशना भाभी चौथा, वरीयता क्रम का कारण बताना है। प्रेमलता जी 5वां, पांचवा ये है कि असहमति या सहमति देना है ना। इन्होंने जो वरीयता क्रम लगाया है है ना, अपन को सब विद्यार्थियों से पूछना है क्या आप इनके क्रम से सहमत है, क्या आप सहमत है ना। ये ठीक है, तो फिर वो अपने विचार रखेंगे। ये तो हो गया अपना मूल्यांकन, ये हो गया क। और ख क्या था? संवाद। संवाद में क्या था? रेखा जी बताएंगे? क्लू देकर। रेखा जी, पद्मा आंटी, संवाद यानी संवाद में मूल्यांकन के पश्चात हाँ। विद्यार्थियों को द्वारा छोड़े गए बिंदुओं को वो अध्यापक तो किताब में लिखा है, आप बताइए ना संवाद क्या। अभी मैंने बुक में से कुछ पढ़ा क्या? अपन पढ़ेंगे आराम से, पहले अपन समझ तो ले क्या होता है संवाद। गहरे भ्रामक विषय में से समझ पहले इस और ध्यान खींचना है कि कुछ छूटा तो नहीं, कंफर्म करना है कि हाँ। कुछ छूटा तो नहीं है ना। छूटा है तो फिर एक बार देख लो। और अब तो भी स्टूडेंट नहीं पकड़ पा रहे हैं कि ये पॉइंट छूट गया, फिर क्लू दे क्लू के माध्यम से गहरे और भ्रामक वाक्यों से, प्रश्न पूछकर उनसे वो चीज उनसे समझ में निकलवाए, आ जाओ। है ना। तो इसको कहते हैं संवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ये भूल जाते हैं करना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क ख अब ग चीज अपन देख रहे हैं। क हो गया अपना, फिर ख हो गया, अब ग में क्या है? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण। अब अपनी मेन चीज शुरू हो रही है। बच्चों ने रीड कर लिया, बच्चों ने अपना मंतव्य भी रख दिया कि हम ये, हमारा ये चिंतन है, हमारी ये सोच है ना, हर पॉइंट के प्रति। अब टीचर की बारी है, अब टीचर का एक्टिव रोल शुरू होता है, मेन, है ना। अब टीचर जो प्रस्तुत पाठ का अंश जो उसको पढ़ाना है, अब वो उसको एक्सप्लेन करेगा पारिभाषिक के माध्यम से, भावभाषण के माध्यम से और जीवन उपयोग के माध्यम। अब इसमें भी अपन ने देखे थे अपने चैप्टर, कुछ कैसे थे? गद्य शैली थे, कुछ पद्य शैली में कुछ थे, संवाद शैली में थे। तो जो अपने जो गद्य शैली वाले हैं, है ना, और यहाँ पर क्या लेंगे? पद्य शैली वाले। पद्य यानी
जितने भी भजन भजन स्तुति पाठ काव्य, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे पद्य शैली में। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेम वही थीम रहती है, बस यहाँ पे उसको नाम दूसरा दे दिया है। यहाँ पे क्या कहा गया है? सामान्यार्थ विवेचन, है ना? पद्य में अभी तो ग चल गई है ना। ग में अपनी अपन ने देखा ना संवाद शैली, गद्य शैली, पद्य शैली में होते हैं। तो जो गद्य शैली और संवाद शैली के जो चैप्टर रहते हैं उसके लिए तो जो टीचर एक्सप्लेन करता है उसको तो कहते हैं विचार विश्लेषण, विचार विश्लेषण जो संवाद और गद्य चैप्टर्स के लिए है। और जो पद्य में है, कविता में, भजन में, उसके लिए जो रहते हैं उसको कहते हैं सामान्य विवेचन, है ना। तो पहले अपन सामान्यार्थ विवेचन देख लेते हैं, ये क्या चीज होती है। सामान्यार्थ विवेचन यानी अपन ने स्तुति देखी थी अभी, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। तो टीचर क्या करेगा? हर एक एक वर्ड का अर्थ बताएगा। अति यानी क्या, पुण्य उदय यानी क्या। अपन ने देखा था ना अति पुण्य, कि जो कर्मचारी काम करते हैं उनके भी तो पुण्य का उदय कह सकते हैं क्योंकि वो मंदिर में आ रहे हैं, और अपने अति पुण्य का उदय बताया है। तो ऐसे उस चीज को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो इसको भी टीचर अब 3 तरीके से समझाएंगे। उसी को ही कहते हैं पहला ये चीज सामान्य, दूसरा भावभाषण, भावभाषण परक, और तीसरा जीवनोपयोगी। इन तीनों के माध्यम से शिक्षक उस स्तुति को, उस छंद को, उस चीज को समझाएगा। हर एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, उस वर्ड का क्या अर्थ है, क्या कहना चाह रहा है। तो ये हो गया भावभाषण। और जीवनोपयोगी, क्या हमको वो मंदिर जाना चाहिए, इस प्रकार की वो परिस्थिति देके खड़े करने, इसको कहते हैं जीवनोपयोगी के परख से वो उस पाठ को पूरा समझाएंगे। अब यही चीज सपोज अगर चैप्टर हमारे संवाद शैली में हो, गद्य शैली में हो, तो क्या करेंगे? जो प्रस्तुत अंश है पाठ का, उसको टीचर जो समझाते हैं उसको कहते हैं विचार विश्लेषण। उसमें भी यही तीनों पॉइंट्स रहते हैं, बस जो सामान्यार्थ लिखा है उसकी जगह क्या आ जाएंगे? पारिभाषिक। क्यों? क्योंकि स्तुति और उन सब में परिभाषा थोड़ी होती है, परिभाषा तो चैप्टर्स में होती है ना। तो यहाँ पे पारिभाषिक, पारिभाषिक, फिर वही सेम भावभाषण, और तीसरा वही जीवन उपयोग। 2 चीज तो सब में कॉमन है, भावभाषण और जीवन उपयोगी। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि भावभाषण और जीवन उपयोगी कितनी बार आ रहा है? अभी अपन देखेंगे, है ना। अभी अच्छा, अभी कितनी बार आ गया अभी तक बता सकते हो? अपने कितने मूल्यांकन हो गए अभी? सोपान कितने हो गए अभी अपने? 6 चल रहा है ना, 6 सोपान हो गए। 6 सोपान में आपने अभी तक ऑब्जर्व किया अपने कितनी बार ये टर्म्स कितनी बार अपन ने यूज कर लिए? 3 बार आया है। 3 बार कैसे? कहाँ पे? एक तो उसमें आया है पूर्व पाठ मूल्यांकन में, और अब आया है दोनों। 2 बार तो दोनों के इसमें नहीं, ये तो एट अ टाइम पे एक ही चीज यूज होंगे ना, या तो चैप्टर गद्य शैली में होगा या तो पद्य शैली में, दोनों में से एक ही होगा। तो कितने हो गए? 2। पद्मावती समझ में आ रहा है? नहीं आया? थोड़ा इससे चलो फिर से एक बार अपन देख लेते हैं। अब अभी तक अपने हो गए थे, कितने स्टेप्स हो गए थे? संवाद तक हो गया था, है ना। अब संवाद के बाद में हम देख रहे हैं कि
टीचर ने पढ़ लिया, स्टूडेंट ने भी रीड कर लिया, फिर स्टूडेंट से हमने ये सब चीज़ समझ ली कि वो क्या समझा है ना। अब अभी तो टीचर ने विद्यार्थियों का स्तर देख लिया, अब टीचर बस उतने ही से थोड़ी संतुष्ट हो गए, अभी टीचर को बच्चों का लेवल और बढ़ाना है। क्यों? इतना तो उनको आता ही है। अब टीचर के पास जो नॉलेज है, टीचर जो तैयारी करके आया है, टीचर के ज्ञान में जो विशेष बातें हैं, अब वो टीचर स्टूडेंट को परोस रहा है। तो परोसने की भी ऐसी नहीं है वो ब्ला 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 लेक्चर दे के चला जाएगा, नहीं, उसको भी समझाने के लिए अपन क्या उसको वर्ड दे दिए, जो टीचर चैप्टर समझा रहा है उसको कहते हैं स्पष्टीकरण, है ना। वो स्पष्ट कर रहा है चैप्टर को। फिर स्पष्टीकरण अब अपन ने देखे हर चैप्टर एक जैसे तो होते नहीं है, कोई स्तुति होती है, अति पुण्य होते हैं, कोई संवाद शैली के चैप्टर होते हैं, कोई निबंधात्मक होते हैं, तो उसको बस यहाँ पे थोड़े अलग अलग टर्म्स दे दिए हैं और कोई बात नहीं है, चीज एक ही है। तो जो स्पष्टीकरण यदि हम संवाद शैली चैप्टर के और गद्य शैली चैप्टर का यदि स्पष्टीकरण टीचर करेगा तो वो इन तीनों को यूज कर, उसको विचार विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, विचार विश्लेषण किसे कहते हैं? जब शिक्षक संवाद शैली और गद्य शैली के चैप्टर को पाठ को समझाता है तब उसे विचार विश्लेषण कहते हैं। अब वो विचार विश्लेषण कैसे करेगा? सिर्फ परिभाषा बता देगा क्या? नहीं, ऐसी चीज, हाँ, पहले तो डेफिनेशन रखेगा, जो चीज अपन को समझनी है, फिर उसी परिभाषा को भाव भाषण पूर्वक समझाएगा, फिर उसी चीज को वो उसके जीवन में उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से उसी चीज को समझाएगा। तो ये तीनों चीज प्रक्रिया होगी, ये हर चीज के लिए होगी। पता है आपको, जो तथ्य वाक्य हैं, डेफिनेशन है, जो ज्वलंत विषय हैं, उन सब के लिए, यानी सोचो हर एक परिभाषा के लिए एक एक भाव भाषा है, एक एक जीवन उपयोगी। सोचो कितनी तैयारी कर कर आना पड़ता है शिक्षक को भी, है ना। तो ऐसे आप लोगों को भी ये सब तैयार करके रखना है। तो ये तो अपन ने देख लिए संवाद शैली और गद्य शैली चैप्टर्स के लिए। अगर सपोज चैप्टर हमारा कोई भजन हो, कोई कविता हो, कोई स्तुति हो, कोई पोयम हो, कोई राइम्स हो, तो क्या करेंगे? उसमें तो डेफिनेशन होती नहीं है, तो बस एक नाम यहाँ पे बदल रहा है, उसको कहते हैं सामान्यार्थ विवेचन, यानी उसी चीज को एक्सप्लेन, उसके अर्थ बताना कि अति का क्या अर्थ है, मम का मम यानी मेरा, पुण्य उदय, उदय यानी उदय होना। तो ऐसे एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करता है कौन टीचर, इसके लिए, कौन से स्तुति के लिए। तो बस उसी, और वो सामान्य अर्थ से सिंपल कर देंगे क्या? नहीं, उसको भी 3 उसमें डिवाइड करेंगे। कैसे? सामान्यार्थ, भाव भाषण और जीवनोपयोग, है ना। अपन ने अभी कल अपन ये सैटरडे को अपन ने किया था, थोड़ा आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वो चैप्टर के पूर्व पाठ मूल्यांकन लिए थे, तीनों, है ना। तो ये चीज को इंक्लूड करते हुए जो सामान्य विवेचन, ये पूरा ऐसा कंप्लीट होता है। ये तीनों चीज अपन को कवर करनी है, तो ही स्टूडेंट को वो चीज समझ में आती है। क्लियर हुआ? कोई बताएंगे? देशना भाभी क्या है ये बता दो एक बार। अपना ये व्याख्या में तीसरा पॉइंट चल रहा है, जिसको स्पष्टीकरण कहा है। तो उसमें जो संवाद और गद्य शैली आती है, तो उसमें विचार विश्लेषण होता है। मतलब उसमें पारिभाषिक, मतलब जो चैप्टर रहेगा उसमें परिभाषा पहले पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, उसके बाद उसका भाव भाषण कराएंगे और उसकी जीवन उपयोगिता भी बताएंगे, उसको उदाहरण के माध्यम से उसको जीवन उपयोगिता भी ना। बच्चों को अभी अपनी ट्रेडिशनली जो पढ़ाई हो रही थी, क्या हो रही थी? बस यही तक हो रही थी। हाँ, ये चीज कोई मतलब ही नहीं था, तो हम घर से कुछ लेके ही नहीं जा पाते थे, कुछ हमारा चिंतन का विषय ही नहीं था, वही सास बहू के वही खाना भोजन बनाना। अब स्टूडेंट घर पे कुछ लेके जा रहा है, वो आपको स्वाध्याय के साथ अपने को उन परिस्थितियों के बीच में रख रहे हैं जहां अपन एक्चुअल में 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन रहते हैं। ये चीज अपन को अपनी परिस्थिति उसमें घटाना है, तो ही अपना ये भाव भ्रमण का चक्कर छूटेगा। नहीं तो 1 घंटा यहाँ तो सुन लिया, लेकिन घर में ले जाके क्या कर रहा है? कुछ नहीं। जीवन उपयोगी, हमको अपने जीवन में उपयोग करना है, तभी तो हमको सच्चा मार्ग मिलेगा, है ना।
ठीक है, ये चीज हो गया। चलो दिशा भाभी अब यहाँ का बताओ आप। स्पष्टीकरण में पद्य शैली में सामान्य अर्थ विवेचन है, जिसमें सामान्य अर्थ जैसे कोई स्तुति पद्य यानी पद्य क्या? शैली पद्य यानी स्तुति पाठ वगैरह जो गा करके जो गाते थे, छंद। हाँ छंद वगैरह। और इसका सामान्य अर्थ विवेचन मतलब कि जो स्तुति और पद्य वगैरह पाठ है उनके सामान्य अर्थ, जैसे अति पुण्य मम मेरा, ऐसा मतलब अर्थ निकालना और उसका सामान्य अर्थ निकालना और फिर उसका भावासन और जीवन उपयोगी कि अपने जीवन में कैसे उपयोगी है। हाँ। भावासन करके स्तुति में तो हमने पढ़ लिया। अलंकारिक भाषा वगैरह ज़्यादा यूज होती है। हाँ अलंकारिक हाँ, ये भाववाचन में आ जाएगा। उपमा ज़्यादा दिए जाते हैं, तो ये सामान्य अर्थ से वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ और अपन ने ये देख लिया कि इस स्तुति में अमर चंद पूरे भक्त से लेके पूरे भगवान तक कैसे बनते हैं पूरी बताई गई है। तो ये हर चीज अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, इसको जीवन उपयोगी। ठीक है, क्लियर हुआ? पद्मा आंटी अब आप है ना थोड़ा और 5 मिनट यहाँ बैठ के और थोड़ा डिस्कस कर लिया करो तो और पक्का हो जाएगा। ये सब चीजें अपन ने सुनी नहीं है ना, इसलिए थोड़ी कठिन लगती है। शब्द हाँ, थोड़े से अलग है। बाकी तो अपन बस याद करो पढ़ लो हो गया। सुनी हुई पर कभी क्रम में नहीं लिया ना, क्रम में नहीं क्रम में नहीं लिया। बाकी इनके अर्थ नहीं समझ में आ रहे हैं, पर क्यों कहाँ किस पहले सुनते रहते थे भावासन नहीं हुआ है, हाँ, भावासन नहीं हुआ है। क्रम में नहीं, अपन ने मतलब इसकी पढ़ाई नहीं करी ना कभी, क्रम में नहीं आ रहा वो। ठीक है, हो गया अपने 6वें नंबर का सोपान कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क दिया था कि पिछले सोपान भी पक्के तैयार करके आएंगे। ईमानदारी से बताओ किया है? किया था। भले एक बार रीडिंग करिए एक बार किसने पढ़ा था। पढ़ा है। मैंने चलो पढ़ कर आई। चलो और वो भी सही। और वो आचार्य के नाम आचार्य दिए के थे। नाम दिए थे ना, बोला था पता नहीं, मैं तो चली गई। आचार्यों के नाम तो दिए थे, ये भी था कि 5 सोपान तैयार करते जाना। ये तो देखो अपना अंडरस्टूड है। हम वो तो है ना? मुख्य बिंदु निकालना बोला था आपने, दिया था सब क्रम पढ़ से। लेते हैं, सब देखते हैं इसको, आपको हमने लिखी है। हाँ है ना पद्मा आंटी, पढ़ना भी पड़ेगा। चलो आगे, अब अपना नेक्स्ट सोपान चल रहा है 7वें नंबर का सोपान, जिसको अब देखो प्रश्न उत्तर। इसको देखो आप टेक्निकली फिट कर लेंगे ना तो हाँ। बहुत इजी हो जाएगा। टीचर ने क्लास में एंट्री की, ठीक है, बोर्ड का कार्य कर लिया, फिर क्या हो गया, पहले का पूछ लिया, फिर क्या किया, उद्देश्यवाचन किया। नेक्स्ट चैप्टर की भूमिका बना दी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद जो चैप्टर पढ़ रहा है वो जो चैप्टर पढ़ाना है वो उसने पढ़ लिया, विद्यार्थियों से पढ़ा लिया। फिर जो चैप्टर में स्टूडेंट क्या समझते हैं वो उनसे थोड़ा पूछ लिया, मूल्यांकन हो गया। फिर उसके बाद अब क्या हो गया, जो टीचर को आता है, अब अनुकरण तो हो गया है ना, अब जो टीचर को आता है टीचर समझा रही है, पूरा ये हो गया। अब क्या हुआ, अब घर कुछ कॉपी में भी तो लिखवाएंगे ना, तो बस नेक्स्ट सोपान यही है अपना, गृह कार्य नहीं, अभी कॉपी में ही लिखवा रहे हैं। अभी टीचर ने जो पढ़ाया ना वो ही क्वेश्चन आंसर सब कॉपी में लिखेंगे। इसमें 2 टेक्निक से कर सकते हैं, बच्चों को भी एक्टिव रखने के लिए। बच्चों अभी हमने जो पढ़ा, आप बताइए क्या इसमें से कोई प्रश्न बन सकते हैं? तो बच्चों का माइंड फिर एक्टिव हो गया, अभी पढ़ के हो गया, अब फिर एक्टिव हो गया कि हाँ ये प्रश्न बन सकता है। तो अभी अपन को पूछना है उनसे, अभी कॉपी में नहीं लिखना है बच्चों, अभी कॉपी में नहीं लिखना है, पहले उन्हीं से आइडिया लेना है। तो बच्चे बोलेंगे मैम ये एक क्वेश्चन बन सकता है, हाँ बहुत अच्छा, तो चलो इसका ये क्वेश्चन लिखो। बच्चा तो अपनी राय देगा लेकिन अप्रूव उसको मैम ही करेंगे, नहीं तो हो सकता है गलत लिख ले कोई बच्चे। ठीक है, तो अपन को ये करना है कि बच्चों ये निर्देश है प्रश्न उत्तर की। बच्चों बताइए क्या अपन ने जो आज चैप्टर पढ़ा उसमें से कोई प्रश्न उत्तर निकल रहे हैं? तो फिर वो एक एक करके बताएंगे, हाँ ये प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, स्टूडेंट भी बन रहा है, टीचर भी बन रहा है, दोनों चीज़ें का रोल प्ले करना है अपन को। इसके निर्देश लिखे हैं क्या? हाँ लिख ही लीजिए आप, क्योंकि ये किताब में नहीं मिलेंगे शायद। एक कौन सा नंबर था? ये 7वें नंबर का सोपान है। 12 नंबर, इसको 13 सोपान नंबर। देखो, इसमें भी क ख, इसमें भी 3 है, क ख ग। 7वें नंबर का जो सोपान है ये मैं रब कर दूं। हाँ कर दो। इसमें भी वही है। ये 7वें नंबर का सोपान है, उसमें भी जिसका सोपान का क्या नाम है,
एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न। 7वें नंबर का प्रश्न। सोपान का नाम बताइए, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर। सोपान का नाम है, क्यों? क्योंकि टीचर को जो पाठ पढ़ाना था वो उसने पढ़ा लिया। अब वो टीचर क्या करेगी, जो पाठ पढ़ाया है उसके प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखाएंगी, फिर बच्चों को समझा है कि नहीं वो एक बार पूछेगी भी, और पहले लर्न कराएंगी फिर पूछेगी। 3 उसमें ऐसे डिवाइड होते हैं, देखते हैं अपन। तो क क्या बोलते हैं, बोध गम्य प्रश्नोत्तर। बोध यानी बच्चों को, बोध यानी ज्ञान, तो उनके ज्ञान में जो आ गया है वो प्रश्नोत्तर उनको कॉपी में लिखाएंगे, है ना। यही है अंडरस्टूड प्रश्नोत्तर, ठीक है। पहला क क्या हो गया, बोध गम्य प्रश्नोत्तर। बोध यानी ज्ञान, गम्य यानी उनको जो ज्ञान हो गया है। क्या उनसे ज्ञान प्राप्त किया उसके भी प्रश्न करेंगे वो? जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसमें से प्रश्न पूछना उनको। अपन को नहीं पूछना है, अभी बच्चे कॉपी में लिखवाना है अपन को, उनकी कॉपी में। तो अपन ने जो अभी चैप्टर पढ़ा है इसका निर्देश वही है। बच्चों बताइए क्या कोई प्रश्न निकलते हैं? तो सब एक एक करके बताएंगे, हाँ ठीक है। तो प्रश्न भी लिखवाना है, साथ ही साथ इसके उत्तर भी लिखवाना है। तो कॉपी प्रस्तुत पाठ को जो टीचर ने पढ़ाया है उसको कॉपी में लिखवाना, उन प्रश्नों के उत्तरों को साथ में कॉपी में लिखवाना, उसको बोधगम्य कहते हैं। ये अपन देखेंगे पीछे डेफिनेशन। इसको पूछना भी बोल सकते हैं ना, पूछना पहले पूछेंगे, मेन तो अपना थीम है कि बच्चे की कॉपी में, बच्चे बोलेंगे ना मैम, मम्मी पूछेंगे आज क्या पढ़ाई करके आए, सबसे ज्यादा पहले मम्मी टिफिन बाद में खोलती, पहले कॉपी देखती कि क्या पढ़ाया है ना। तो बच्चा घर पे कुछ तो लेके जाए घर पे तैयारी करने के लिए, तो कॉपी में जो प्रश्न उत्तर लिखाते हैं उसको बोधगम्य कहते हैं, ठीक है। दूसरा ख, ख में क्या दिया गया है, अब ये बहुत एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, वस्तु निष्ठ। क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। वस्तुनिष्ठ ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अभी अपन ने बच्चों को कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिखाए हैं ना, अभी अपन क्या कर रहे हैं, बच्चों का इजी से इजी काम कराना चाहते हैं। आप लोगों ने कई स्कूल देखे होंगे जिसमें बच्चों को बैग ही नहीं लेके जाते हैं, कॉपी ही नहीं रहती है उनकी। अपन बोले इनकी क्या है, कॉपी ही नहीं है, वो स्कूल में सब कुछ करा देते हैं। ऐसे ऐसे पेरेंट्स भी बड़े शांति खुश कि अच्छा हमारा टेंशन नहीं हमको कराना, और बच्चे एक्टिव भी रहते हैं। तो उसका क्या टेक्निक रहता है कि बच्चों को स्कूल में ही जो लर्न करवा देते हैं, है ना। तो अब उनको बच्चों को जो हमने पढ़ाया है उनको यहीं पर लर्न करवाना है, तो उसको कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। अब इसकी भी बहुत अच्छी एक कला है, देखेंगे अपन। वस्तुनिष्ठ में भी पहली है पारिभाषिक। यानी अपने जो चैप्टर पढ़ा, सपोज पाप वाला चैप्टर पढ़ा, तो उसमें पाप की परिभाषा तो बाद में आ रही है, हिंसा की आई, तो हिंसा की परिभाषा उनको याद करवाना यहीं पर, उसको कहते हैं पारिभाषिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, है ना। ये इसके अंडर में चल रहा है। दूसरा वही जीवन भाव भाषण। यहाँ क्या बनेगा, भाव भाषण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख देते, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तीसरा है जीवन उपयोगी। ये सभी में लग रहा है कि वही तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार हैमरिंग करेंगे तो ही ये चीज पक्की होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, पारिभाषिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, भाव भाषण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, और जीवन उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, ठीक है। हाँ, अब अपन सबसे ये क्या कर रहे हैं, अभी अपन बच्चों को यहीं पर लर्न करवा रहे हैं। तो ये जो सबसे वाली पहली वाली चीज है ना, वस्तुनिष्ठ वाली, इसमें अपन क्या करेंगे, बच्चों को एक डेफिनेशन लेंगे, उसको लर्न कराने के लिए 4 स्टेप्स हैं, वो बहुत मजेदार है, आप लोगों को मजा आएगा सुनने में। जैसे एक परिभाषा है मेरी, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है ना।
ठीक है। ये डेफिनेशन अपन को लर्न करवानी है। तो सबसे पहले एक बार शिक्षक ये वाली डेफिनेशन बोलेंगे, फिर अब देखना इतने इजी तरीके से रहते हैं कि बच्चे ही आंसर दे देते हैं। अब बोलेंगे दुख का है या नहीं। पहले वाले में क्या करते हैं, दुख का कारण पाप है। है या नहीं। ठीक है, बच्चों को बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अभी अभी डेफिनेशन सुनी है ना, तो वो तुरंत बोल देगा है ना। फिर दूसरा पूछेंगे, ये भी वैसे ही करना है, प्रश्न तो होगा सामूहिक लेकिन उत्तर आएगा किसी। आप बताइए, ऐसा है ना। दूसरा, फिर दुख का कारण पाप है या पुण्य है? दोनों है। क्या बोलेंगे? उस परिभाषा के हिसाब से अभी अपन को इतना कंफ्यूजन वाला ना रख के दूसरा कुछ रख सकते हैं, है ना। दूसरा रख सकते हैं, क्या रखते हैं इसमें, पाप है कि धर्म है, है ना। ठीक है, दुख का कारण बुरा कार्य क्या है, पाप है। है। विद्यार्थी पाप को बताएं। इसमें हमेशा ऐसा रखना, अपन जो आंसर निकलवाना चाह सकते हैं वो हमेशा पहले ही हो, क्योंकि बच्चों को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो पहले ही आंसर होगा तो वो उसको और पक्की हो जाएगी चीज। ठीक है। तीसरी क्या इसमें यूज करते हैं, दुख का कारण बुरा कार्य क्या है। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे तो वो बच्चा बोलेगा पाप है। अब आखिरी में पूरी डेफिनेशन आती है, पाप किसे कहते हैं, किसे वाली आ जाती है। आप देख लेना, कोई भी डेफिनेशन हो वो आप इनमें फिट कर सकते हैं। अब जैसे कषाय, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। अब आप कोई बता सकते हैं इसको कैसे फिट कर सकते हैं? कोई जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं या नहीं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं या पाप कि अच्छा लेना, और हाँ पुण्य कहते हैं। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा? कषाय कहते हैं, है ना। दुख का कारण बुरा कार्य क्या है? कषाय। कषाय किसे कहते हैं? जो दुख का कारण बुरा जो आत्मा को कसे, है ना, जो आत्मा को कसे। ऐसे ही अभक्ष के ऊपर कोई लगा के बताओ। अभक्ष, जो खाने योग्य हो उसे भक्ष कहते हैं। इस परिभाषा पे लगा के बताओ कोई। जो खाने योग्य है वो भक्ष है कि नहीं है या नहीं? ठीक है। फिर हाँ आएगा। जो खाने योग्य है वो भक्ष है या अभक्ष है। फिर खाने योग्य है उसे क्या कहते हैं, और फिर बताना है कि किस भक्ष अभक्ष किसे कहते हैं, एक ही अभक्ष किसे कहते हैं, है ना। सरल है। इससे देखो इंटरेस्टिंग है थोड़ा, अभी और मजा आता है ये पढ़ाने में। तो ये सब विद्यार्थी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी के माध्यम से अपनी एक परिभाषा याद हो गई। तो इसके चारों पॉइंट लिख लेते हैं, सबको लिखा देते हैं। ये सब है, मैं अभी बताती हूँ। इसी में इसी में ही है। को सरल हो जाएगा। हाँ, अभी लिखना, लिख लीजिए आप लोग। एक 4 पॉइंट लिख लो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है ना, उसमें अपन को परिभाषा याद कराने के लिए ये यूज वाले करना है। 4 है स्टेप या नहीं, 4 स्टेप से ये आपको मिल जाएंगे। आज अपन इसमें किताब में से भी आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, फिर किताब में से रीड करते हैं आज अपन। ठीक है, एक मिनट इसको लिख लेते हैं। हाँ है क्या किताब? पेज नंबर आप देख सकते हैं। पेज नंबर 5 भी रहेंगे। पेज नंबर 15 पे देख लीजिए मेरी किताब में वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को परिभाषा है या नहीं, फिर इनमें से क्या मिला पेज पे। ये अपन अभी रीड ही कर लेंगे, यहाँ तक अपन चीज कंप्लीट करेंगे। अभी तक का समझा ये क्या था, क्या देखा अभी जस्ट अपन ने? वस्तुनिष्ठ क्या होता है ये वस्तुनिष्ठ?
इसमें जैसे परिभाषा में से ही पूछना। प्रश्नोत्तर से शुरू। 7वें नंबर सोपान का नाम क्या है? प्रश्नोत्तर। क्या होता है इसमें? इसमें इसके 2 होते हैं, बोधगम्य और वस्तुनिष्ठ। 2 है कि 3 है? 3 है, 3 है ना, 3 हाँ, देखेंगे। 3 अभी है। अपन ने 2 देखे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और दूसरा बोधगम्य। क्या होता है? बोधगम्य तो ज्ञान में जो आया है उसका, और वस्तुनिष्ठ का जैसे पूरा steps बताओ, में पूरा बोधगम्य का अच्छे से बताओ। जो उसके मतलब ज्ञान में जो आ रहा है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर याद करना। लिखाना, जैसे कॉपी में लिखाना। पढ़ाया गया है तो बच्चों से पूछना है कि इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। हाँ, पहले तो यही पूछना है, फिर बाद में लिखाना है। हाँ, फिर बाद में अपन को उसको कंफर्म या कि ये बराबर है, ये बच्चों को फिर लिखवाना है। बोधगम्य घर जाके बच्चा तैयारी करे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉपी में लिखवा रहे हैं, ठीक है। बोधगम्य हो गए। और बकायदा इसमें भी ध्यान देखना है, कोई पेंसिल नहीं लाया, कोई कॉपी नहीं लाया, तो इसमें भी टीचर को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। आपकी कॉपी कहाँ है, आप क्यों नहीं लिख रहे, आपकी पेन कहाँ गई, है ना। ये पूरा आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, आप थोड़ी हैंडराइटिंग सुधारो। ये सब साइमल्टेनियसली ये सब चीज़ें चलती रहेगी, है ना। हाँ, बोधगम्य अपन लिखवा रहे हैं ना, बच्चों को लिखावट पर भी ध्यान देना है अपन को। तो ये चीज़ हो गई अपनी, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला क हो गया। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, जिसे कषाय किसे कहते हैं उसमें से पूछना कि है या नहीं कषाय। पहले वस्तुनिष्ठ क्या है? वस्तुनिष्ठ उसको बोलते हैं कि बच्चों को वो पाठ, वो प्रश्न उत्तर वही लर्न करवाना। हाँ, तो उसमें भी 3 अपना ये लगेगा। पहला तो पारिभाषिक आएगा, फिर भावासन आएगा, फिर जीवन उपयोगी आएगा, ठीक है। इसके माध्यम से समझाएंगे। फिर उसको याद कराने की टेक्निक बताई आपने कि जैसे वो 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछ के अपन उनसे आंसर निकलवा के उनको याद करवाएंगे, है ना। इसी प्रकार अपन को सब परिभाषाओं पे ऐसे लगाना है। अधिकतर क्या होता है, जब अपनी यहाँ एग्जाम होती है ना, अपन बस एक ही डेफिनेशन के ये वस्तुनिष्ठ तैयार करके आते हैं, लेकिन अपन को जब तक के टीचर नहीं बोले नेक्स्ट एग्जामिनर, अपन को आगे आगे करते ही जाना है। यानी अपन को दूसरी डेफिनेशन के भी ये वस्तुनिष्ठ तैयार कर लाना है ना। ऐसे अपन को सब उस पे डेफिनेशंस पे फिट करते आना चाहिए। एक बार बस आता है फिर तो बहुत मजा आने लगता है ना। हम लोग तो फिर ऐसी विषय चलता है, आज दोपहर में क्लास है कि नहीं, आज दोपहर में क्लास है कि रात में क्लास है। ऐसे है ना, अपन डेली में भी ऐसे करते हैं। आज भोजन में क्या बना है, आज दाल बनी है कि नहीं बनी है, आज दाल बनी है कि कढ़ी बनी है, कल क्या बनी थी, ऐसे। यानी ये सब मज़ा आता है, उस चीज़ को एंजॉय करते हैं ना, तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। यानी हमारा एम ये है कि बच्चा को घर पे बर्डन ना हो, वो दूसरे दिन भी तो बुलाना है ना। आप एक ही दिन इतना सारा होमवर्क दे दोगे, दूसरे दिन आएगा ही नहीं। तो अपन यहीं पे, और स्टूडेंट को भी वही टीचर अच्छी लगती है कि वही हमको समझा दे और वहीं पे वो चीज़ पक्की करा दे, है ना। तो वही अपन ने उसको लर्न करवा दिया है, उसका आधा काम हल्का हो गया। मम्मी बोलेंगे लो मम्मी मुझे तो याद है, ठीक है। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम बच्चों को परिभाषाएं तैयार करा रहे हैं, उनको याद करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक अपन ने देखा है। अब बाद में कल हम देखेंगे भाव भाषण और जीवन उपयोगी। कुछ नहीं, ये बहुत सरल है। भाव भाषण जीवन उपयोगी समझ गए। अब टीचर ही डिफरेंट कंडीशन भाव भाषण क्वेश्चन पूछेंगी, भाव भाषण पर क्वेश्चन पूछेंगी जीवन उपयोगी। सोनू और मोनू वहाँ गए थे, उन्होंने ऐसा वहाँ देखा, तो क्या उन्होंने सही किया? ऐसा सोच, बच्चों की सोच, सिचुएशन, उनकी सोच के उनको कंडीशन देना कि कल को आपकी पिकनिक अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ गई और वो अन्य देवी देवताओं के मंदिर गए और वो भी आपको बहुत फोर्स कर रहे, तो आप बताइए क्या करोगे। यानी उनको उस परिस्थिति में खड़े रखना है। बोलते डिसीजन मेकिंग पावर बिल्ड होती है इसमें से बच्चों की। इसको कहते हैं जीवन उपयोगी, है ना। तो बस कुछ नहीं है, ये प्रश्न अब टीचर पूछेगी। अभी टीचर का ही रोल चल रहा है। टीचर ने लर्न करवाया, टीचर ने लिखवाया, अब टीचर ही इस क्यों, क्योंकि बच्चों को समझा कितना ये तो भी पता करना जरूरी है। अगर बच्चा यहाँ पे आंसर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब फिर से आपके चैप्टर एक्सप्लेनेशन की नीड है। वहाँ पे फिर से आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बच्चा अगर इजीली आंसर दे रहा है तो फिर आपको आगे बढ़ना है। तो हो गया, क्लियर हो गया भाव भाषण और जीवन उपयोगी। भाव भाषण,
यानी क्या कहना चाह रहे हैं, वो परिभाषा, हमने परिभाषा तो पढ़ ली, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अब दुख का कारण यानी क्या हुआ, यानी बच्चों को वो दुख महसूस कराना है, एनालाइज कराना है। पंडित जी बताते हैं ना कि वो जो पहले स्कूल में जाते थे पढ़ाने के लिए, तो छोटे छोटे बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना कि हम दुखी हैं। क्यों? हमारे पास सब लग्जरी लाइफ है, जो मम्मी पापा से बोलो हर डिमांड पूरी होती है। तो आधी घंटा तो बच्चों को यही एक्सप्लेन करने में लग गया कि हम दुखी हैं, फिर भी, है ना। तो ये चीज़ अपन को आनी चाहिए। भावभाजन परक प्रश्नोत्तर वस्तुनिष्ठ और जीवनोपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो ये अपना 7वें सोपान का क और ख हो गया। ठीक है, मूल्यांकन भी देख ले 5 मिनट में। हाँ, एक चीज हो जाएगी अपनी। देखो अब पेज नंबर 9 पे देखिए, मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपन ने ऑलरेडी पहले देख लिया, मूल्यांकन पहले किया क्या अपन ने अभी, पद्मा आंटी? क्या किया, कब किया? दूसरे सोपान। पूर्व पाठ मूल्यांकन, है ना। एक मूल्यांकन अपन ने देख लिया, अब अपन दूसरा देख रहे हैं समापन मूल्यांकन, है ना। ग समापन मूल्यांकन, यानी अभी टीचर का जो चैप्टर उसका आज एम था, घर से जो वो सुनिश्चित करके आई थी कि मुझे ये चैप्टर इतना पढ़ाना है, उसने पढ़ा लिया। अब क्या है, बच्चों को कितना समझा वो समापन मूल्यांकन के माध्यम से समझेंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें चलो समापन मूल्यांकन पहले देख रहे हैं। अब इसमें है ना, जो अपन ने देखा था यहाँ पे तीसरे नंबर का सोपान देखा था, ये क्या, अब उसमें क्या क्या लगा के, जितनी भी उसने डेफिनेशन पढ़ाई ना आज, वो क्या क्या लगा के स्टूडेंट से पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कि जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं, ऐसे। क्यों? अभी भी ये बच्चों को और जाते जाते भी ये चीज़ पक्की कर होती जाएगी। अपन को उद्देश्य यही है कि बच्चा जाते जाते भी और पक्का कर ले, है ना। अगर सपोज इसमें कंडीशन बनती है, यदि विद्यार्थी क्या में उत्तर नहीं दे रहा है, तो आपको सेकंड नंबर के सोपान पे जाना पड़ेगा। अगर सेकंड सोपान के माध्यम से आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर फर्स्ट नंबर पे, और फर्स्ट से भी नहीं आ रहा है तो फिर से चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, है ना। वैसे विद्यार्थी आ जाता है, कोई वो चीज़ नहीं है। क्यों? इतना तो आ ही जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। समापन मूल्यांकन में हमेशा याद करना क्या लगा के प्रश्न पूछते, तीसरे सोपान से। ठीक है, नहीं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, किसे किसे लगा देते हैं, है ना, क्या लगा के। ये जब आप पाठ योजना बनाएंगे ना, तब भी अपन को ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग पाठ योजना चेक करते हैं तो बहुत सारे बच्चे किसे किसे लगा के पूरे समापन मूल्यांकन करते हैं। वो नहीं करना है, क्या करके करना है। पूरी डेफिनेशन विद्यार्थी बोलेगा, फिर बस शिक्षक बोलेंगे, बस उसे क्या कहते हैं, बस उनसे ये 1 वर्ड में आंसर लेना है अपन को। तो क्या में तो 1 वर्ड आंसर आ ही जाएगा। बस ये हो गया अपना समापन मूल्यांकन। हाँ, होमवर्क तो वही है कि अभी तक 7 सोपान हो गए, 7 की परिभाषा और अच्छी से पक्की कर आना, है ना। याद नहीं बोल रही मैं, एकदम वर्ड टू वर्ड मत करिए, आप अपनी वर्डिंग्स में बता दीजिए, भाव भाषण कर दीजिए, है ना। ठीक है पद्मा आंटी, ठीक है। चलो अभी 5 मिनट टाइम है, पढ़ तो लेते हैं इसको। पढ़ लेते हैं। चलो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? आदर्श वाचन पढ़ लिया था, संवाद, गद्य, पद्य शैली पढ़ ली थी। क्या चल रहा था, किसी को याद है? आदर्श वचन ये हो गया था, अनुकरण वचन, अनुकरण भी हो गया था, व्याख्या भी हो गई थी। वैसे व्याख्या का तीसरा, चलो व्याख्या से पढ़ लेते 6वें सोपान से। ठीक है, चलिए पेज नंबर 12, मेरे में 12 है, आपके में कुछ अलग। 11 आप अभी आप पढ़ोगे, किताब ले, किताब शेयर कर लेते हैं ना। हाँ मिला, पेज नंबर 12 छठ पे व्याख्या पढ़ना है।
हाँ आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन के पश्चात पाठ के पठित अंश में प्रतिपादित परिभाषा, तथ्य वाक्य, सिद्धांत वाक्य, मुहावरों आदि का अर्थ, भावार्थ एवं जीवन में उपयोगिता समझाने को व्याख्या कहते हैं। ठीक है, एक मार्क के लिए डेफिनेशन आती है, व्याख्या किसे कहते हैं, तो ये आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। चलिए, व्याख्या के 3 चरण होते हैं। पहला है का नंबर का मूल्यांकन, तीसरा संवाद, का नंबर स्पष्टीकरण। पूरा पढ़ना है। पढ़िए। का नंबर है मूल्यांकन। पाठ के पठित अंश में से विद्यार्थियों ने स्वयं क्या समझा, यह जानने के लिए विद्यार्थियों से किए जाने वाले प्रश्नोत्तर अथवा विवेचन को मूल्यांकन कहते हैं। इससे अध्यापक को तत्संबंधी विषय को समझाने का स्तर निर्धारित करने में मदद मिलती है ना। अपन को, टीचर को तो पूरा नॉलेज है, लेकिन वो क्या पढ़ा है, लेकिन सामने वाले का स्तर भी तो देखना पड़ेगा। तो वो जो बच्चे जब बता रहे हैं ना अपना नॉलेज, इससे चेक हो जाएगा कि स्टूडेंट का कितना नॉलेज है। ठीक है, आगे। हाँ, संवाद। मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा छोड़े गए बिंदुओं पर अध्यापक इसमें है ना, हाँ वो पुरानी बुक है ना, इसमें ये चीज छूट गई है। किसी के में है क्या? मूल्यांकन के 5 निम्न चरण हैं। आपके में है? नहीं, इसमें तो वो पॉइंट ही नहीं है। ये तो बहुत पुराना है। इसमें है। हाँ, इसमें आप रीड करिए। आपने इस अंश में कुल कितने बिंदु निकाले? पहला पॉइंट 5 है ना, पहला पॉइंट कितने बिंदु निकाले। आप ऐसा कोड वर्ड रख लीजिए, कितने, कौन कौन से, वरीयता क्रम, वरीयता क्रम का कारण, सहमत अमत, ऐसे कर लीजिए। हाँ, सेकंड बिंदु है, बिंदुओं को महत्व के आधार पर वरीयता क्रम से बताइए। तीसरा पॉइंट है, वरीयता के निर्धारण का कारण क्या है। चौथा है, क्या उक्त क्रम से कोई सहमत असहमत है, वो क्यों है। क्या सभी बिंदु सामने आ गए हैं, यदि कुछ छूटा है तो क्या है। ये 5 पॉइंट है ना। थोड़ा इसमें डिस्टर्ब है, लेकिन भाव बात वही है ना। ठीक है, आगे पढ़ें। इस तरह के प्रश्नों का उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय पर सोचने के लिए प्रेरित करना है तथा उनकी विषय के संबंध में सहज जानकारी व उनके स्तर का ज्ञान कराना है। इससे सभी विद्यार्थी कक्षा में पूरी तरह से तल्लीन और विषय के बारे में पूर्ण सहज और सक्रिय रहते हैं और उन्हें विषय अच्छी तरह से आत्मसात भी हो जाता है। ठीक है ना। देशना भाभी आगे पढ़िए आप। पॉइंट ही नहीं है। अच्छा, ख नहीं दिया, बात नहीं है, व्याख्या ही नहीं है इसमें। मूल्यांकन के पश्चात भी यदि कोई अंश बिंदु छूट जाए तो उक्त अंश पर ध्यान आकर्षित कर विद्यार्थियों को बिंदु निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि सभी बिंदु आ गए हों तो उक्त बिंदुओं में से कुछ और गहरे इसमें भी अलग है, काफी सारा डिफरेंस छोटा पॉइंट पूछकर उन्हें आगे विचार करने पर प्रोत्साहित किए जाने का संवाद कहते हैं। ठीक है। संवाद क्लियर हुआ पद्मा आंटी? संवाद नहीं तो नहीं है तो अपन, मैं क्लास में तो पढ़ लिया ना अपन ने, है ना। अपन तो बस कंफर्मेशन पढ़ कर रहे हैं कि सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना। हाँ, पढ़िए आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ो। जोर से पढ़ना पड़ेगा। स्पष्टीकरण अंत में संपूर्ण पठित प्रकरण को अध्यापक द्वारा विस्तार से समझाया जाएगा, है ना। स्पष्टीकरण आज अपन ने देखा। उदाहरण कक्षाओं एवं कथाओं एवं संदर्भ, कथाओं एवं संदर्भों का का प्रयोग स्पष्टीकरण को प्रभावशाली एवं संप्रेषणीय बनाता है। स्पष्टीकरण में किए गए जाने वाले सभी प्रश्नोत्तर प्रथमतया सम्मिलित होनी चाहिए। तत्पश्चात इच्छित ही किसी किए जा सकते हैं। स्पष्टीकरण मुख्यतः
विद्या मुख्यतया 2 प्रकार का होता है। मंजूरा जी आप पढ़िए। सामान्य विवेचन पाठ में पठित पद्यांश का सामान्य अर्थ बताने को सामान्यार्थ विवेचन कहते हैं। देखो यहाँ पे पद्य लिखा है, पद्यांश वर्ड लिखा है। पद्यांश यानी पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ाएंगे, उसका अंश ही पढ़ाएंगे, तो पद्यांश वर्ड है। सामान्यार्थ विवेचन में शब्दार्थ पर विशेष जोर न दिया जाकर भावार्थ को पकड़ा जाता है, क्योंकि भाषा ज्ञान हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें तो विषय ज्ञान देना है। आवश्यक शब्दार्थ सामान्यार्थ के साथ साथ यथा स्थान बता देना चाहिए। देखो भाषा ज्ञान कराना हमारा लक्ष्य नहीं है कि इसमें कौन से समास है, कौन से संधि है, ये शब्द कैसे बना है, ये नहीं है। हमें तो भाव समझ में आए बस उतना ज्ञान देना है ना। ये तो वही डिटेल करते जाएंगे तो हो गया। आगे यहाँ पाठ में आए विशेष सिद्धांत वाक्य तथा संदर्भों के बारे में ध्यान आकृष्ट करने से अध्यापन सुरुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक होता है। विचार विश्लेषण अनुकरण वाचन के पश्चात पाठ के पठित पद्यांश या संवादांश में प्रतिपादित विचारों को सुबोध व सरल भाषा में छात्रों को समझाना ही विचार विश्लेषण है। यह तर्कसंगत एवं सोदाहरण होना चाहिए। तर्क संगत आजकल की जनरेशन बिना लॉजिक के कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती। उनको बहुत सारे लॉजिक दो, तर्क दो, तब जाके। और सही बात है, अपना जैन धर्म का परीक्षा प्रदान ही होना चाहिए। ऐसे नहीं हमने हमारे मम्मी पापा फॉलो करते हैं इसलिए हम भी फॉलो करें, नहीं, हर चीज़ की एनालिसिस करके ही करना चाहिए। इसीलिए तर्क संगत और उदाहरण के साथ में इजी होगा। आधुनिक शिक्षण पद्धति में विचार विश्लेषण के 3 प्रमुख अंग होते हैं, है ना। आधुनिक ये अभी ट्रेडिशनली पढ़ाई चल रही है। ट्रेडिशनली जो अपनी परंपरा से चली आ रही है उसमें तो सिर्फ पारिभाषिक थे, लेकिन अभी जो है ना ये प्लान भी ऐसी किया है कि जो पाश्चात्य कंट्री है ना उसमें इसी थीम से वहाँ की स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराई जाती है। तो वही अपन जब लौकिक में इतने एक्टिव है तो फिर धार्मिक में क्यों पिछड़े रहे, है ना। इसीलिए अपना यही उद्देश्य है कि वही फॉर्मूला अपन यहाँ फिट करें तो और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा अपन। पारिभाषिक विचार विश्लेषण पठित अंश में आई परिभाषाओं को समझाना पारिभाषिक विचार विश्लेषण होता है ना। डेफिनेशन को समझाना, परिभाषा को समझाना, ये पारिभाषिक हो गया। भाव भाषण परक विचार विश्लेषण पठित विषय वस्तु का भाव विद्यार्थियों को समझ में आया या नहीं, यह कुछ प्रश्नोत्तर द्वारा जानते हुए विभिन्न तकनीकी यथा पीपीटी, फोटो, उदाहरण, तर्क आदि के प्रयोग द्वारा भाव समझाने को भाव भाषण परक विचार विश्लेषण कहते हैं। इसमें विद्यार्थी अध्यापक संवाद एवं भ्रामक प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो हाँ अब आप बाकी का होमवर्क दे आपके लिए। अब आप रीड कर आएंगे घर से क्या कि यहीं रीड करना कर लेंगे, है ना। तो इसी बहाने बैठेंगे बुक खोल के थोड़ा। ठीक है पद्मा आंटी, आपके पास तो बुक भी है, आप कहाँ से पढ़ोगे, आपके पास बुक नहीं है तो। ये दादी को भी है, दादी नहीं तो अभी पढ़ लेंगे, इनको खाना बनाना मन नहीं रहता और शाम को मेरे को दे देंगे तो मैं रात में पढ़ लूँ। ठीक है ले लेना, शाम को मेरे को दे देना मंदिर आओगे तो अभी पढ़ लो। आप अभी बैठ जाओ यहीं पर थोड़ी देर, फिर पढ़ लेना। अभी तो 4 ही बजी है। या फिर मोबाइल में फोटो खींच लो, मोबाइल ले लो, मैं डाल देती हूँ तो मोबाइल मेरा बंद है, बंद है कल से बंद। क्या चीज? अच्छा देखो यहाँ पर दिए हुए हैं जो अपन को जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ाई है बच्चों को याद करानी है। तो 4 सोपान, इसको भी सोपान ही कहते हैं, 4 तरीके से हम लर्न करवाएंगे कि पहला कहते हैं या नहीं, फिर इसमें से ये कहते हैं ये यानी अपना आंसर, ये कहते हैं या ये कहते हैं तो बच्चा अपना आंसर बोलेगा। फिर क्या कहते हैं और
किसे कहते हैं? एग्जाम्पल लेके बताऊं? जी बताइए। हाँ एग्जाम्पल। यही तो बताया मैंने अभी। हाँ यही तो बताया। परिभाषा से जीव की परिभाषा। जीव जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा एक बार पहले बोलेंगे। फिर जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसे जीव कहते हैं या नहीं? तो क्या आंसर आ जाएगा? हाँ। कहते हैं। ठीक है, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं कि अजीब कहते हैं? जीव कहते हैं। जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जीव कहते हैं। फिर जीव किसे कहते हैं? अब इतनी बार दोहरा ली तो चौथी बार तो स्टूडेंट को लर्न हो गई होंगी, तो जो वो जानता- इजीली आंसर दे सकता है। ठीक है, क्लियर? आप लेट क्यों हो गए? आज एक बार तो शुरू से जुड़ो ना तो सही रहता है, और कॉपी पेन भी लेकर आए तो सही बनेगा। जिनवाड़ी नहीं है पर। वो हो जाएंगे, हमने मंगवाई है, वो उनसे भी पूछेंगे। किससे? अविनाश, अच्छा, कौन से फ्लोर में है? ई में है शायद, ई में है। ई भाभी का नहीं आता है वीडियोस। अच्छा ठीक है। आप यहाँ कर लेना। ये अपना नोट तो आपने ही बनाया ना? ये वाला। एडमिन तो बना है ना? मैं आपको भी हूँ। बनाया शायद। ये भी दो और है। चलो एक साथ बोलिए जय 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 जय। होमवर्क कोई है अभी तक?